हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश सर। वेलकम टू आवर डिजिटल लर्निंग पोर्टल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कैपिटल क्लासेस। सेमेस्टर 2 स्पेक्ट्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोएम जिसका टाइटल है रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर इसके बाद वाले वीडियोस कंटिन्यूअस देखने हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज वेल एज जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ते हैं, आप उनके साथ वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें इस डिजिटल लर्निंग पोर्टल का लाभ मिल सके। वीडियो की बेटर क्वालिटी के लिए आप राइट हैंड साइड पर टॉप पर जब आप वहाँ पे कर्सर लेकर जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन होगा, 3 डॉट्स होंगे। उन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। उस क्वालिटी वाले ऑप्शन में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, जैसे 480, 720, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, जिससे आपको वीडियो और अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। FY BCom सेमेस्टर 2 स्पेक्ट्रम, याद रखना स्पेक्ट्रम। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में जिनका स्पेक्ट्रम है, ये उनके लिए है। आप सभी को पता है कॉलेज लेवल के ऊपर इंग्लिश के 2 बुक्स है, एक स्पेक्ट्रम है, दूसरा प्रील्यूड है। तो ये जो पोएम है ये स्पेक्ट्रम वालों के लिए है और पोएम का टाइटल है रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड जो पोएम है वो चिनुआ एचिबे नाम के कवि ने लिखी है। चिनुआ एचिबे जो है वो एक नाइजीरियन राइटर है, नाइजीरिया के लेखक है। ओके, तो स्टूडेंट्स, रेफ्यूजी, क्योंकि मदर और चाइल्ड इसका मीनिंग तो हमें ऑलरेडी पता ही है, राइट। तो समझने वाला जो वर्ड है वो है रेफ्यूजी। रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी यानी आश्रित। आश्रित मतलब ऐसे लोग जो दूसरे देशों में सहारा लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। जब युद्ध की परिस्थिति होती है या तो फिर 2 देशों में नागरिकता को लेकर जब बहस चलती है, तो जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से निकाले गए लोग टेम्पररी जब तक दूसरे देश में रहते हैं तब तक वो रेफ्यूजी कहे जाते हैं, मतलब शरणार्थी कहे जाते हैं, आश्रित कहे जाते हैं, राइट। कई बार युद्ध की परिस्थिति में युद्ध के खराब परिणामों से बचने के लिए लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में पलायन करते हैं। तो ऐसे समय में उनके पास दूसरे देशों का नागरिकत्व नहीं होता है, इसलिए उन्हें शरणार्थी, आश्रित या तो फिर रेफ्यूजी कहा जाता है। ओके, तो रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको एक अंदाजा आएगा कि रेफ्यूजी जो है वो आश्रित है, शरणार्थी है। तो इसका मतलब इनकी जो लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट होती है, राइट। और इस पोएम में इसी बात को पोएट चिनुआ एबिचे ने वर्णन किया हुआ है कि रेफ्यूजी मदर और चाइल्ड की परिस्थिति, हालात कितने खराब है, राइट। बट चाहे जितने खराब हालात हो, मदर जो है हमेशा मदर होती है। माँ का प्यार किसी भी परिस्थिति या संजोग में कम नहीं होता। परिस्थिति, संजोग, हालात माँ के प्यार को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकते। ये इस पोएम का थीम है, राइट। सो पोएम जब हम पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि सर ये जो पोएम है एक रेफ्यूजी कैंप को, रेफ्यूजी कैंप यानी
जो लोग रेफ्यूजी है, शरणार्थी है, उनके लिए टेम्पररी जो कैंप लगाया है, वहां की जो हालत है उसके बेस पर यह पोएम लिखी गई है। आप इमेज में देख सकते हो कि अ रेफ्यूजी कैंप इन्फेक्टेड विथ स्टारवेशन। सिंपल सी बात है, रेफ्यूजी कैंप के जो लोग हैं वो संक्रमित है, प्रभावित है, किससे? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। डिसीज, डिसीज का मतलब होता है बीमारी, एंड डेथ और मृत्यु। सो जो रेफ्यूजी कैंप की हालत है, वहां पे लोग भूखमरी, बीमारी और मृत्यु से संक्रमित हैं। द मदर एंड चाइल्ड कैन बी एनी मदर एंड चाइल्ड इन अफ्रीका। इसका मतलब कि सर यहाँ पे जो मदर एंड चाइल्ड का वर्णन किया गया है ये कौन है? तो भाई ये कोई भी हो सकता है, एनी मदर एंड चाइल्ड इन अफ्रीका। अफ्रीका के कोई भी मदर और चाइल्ड ये हो सकते हैं। मतलब इनकी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है कि पोएम में जिस मदर के बारे में, जिस चाइल्ड के बारे में वर्णन किया गया है वो एक्चुअली कौन है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, कॉमन सा वर्णन है। ड्रिवन टू रेफ्यूजी कैंप, जिन्हें रेफ्यूजी कैंप में लाया गया है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसकी वजह से? राजकीय अस्थिरता। मतलब दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, अब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये जो नागरिक है ये कौन से देश में रहेंगे, इस वजह से इन लोगों को रेफ्यूजी कैंप में लाया गया है। राइट। चलिए स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारे पोएम का बेसिक सेंट्रल आइडिया, बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, पोएम की जो शुरुआत है वहां पर शुरुआत में ही कंपैरिजन है। देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लगाया है, राइट, कंपैरिजन किया गया है। अब देखिए कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। तो यहां पर जो फर्स्ट इमेज है ना, ये है मैडोना एंड चाइल्ड। जो गोद में बैठा है वो चाइल्ड है, और मैडोना यानी कौन? मैडोना यानी ख्रिस्ती धर्म के सबसे महान भगवान गॉड जीसस। तो गॉड जीसस की माता यानी मैडोना, और ये चाइल्ड कौन है? यीशु ख्रिस्त, गॉड जीसस है। ठीक है। और दूसरी इमेज देखिए आप, इसमें कौन है? एक रेफ्यूजी कैंप की मदर है और उसका चाइल्ड है। अब अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो कवि क्या कहना चाहता है? नो। देखिए शुरुआत में नो लिखा है, मैडोना एंड चाइल्ड। मैडोना यानी चाइल्ड कौन? यीशु ख्रिस्त और उनकी माता। ये दो लोग कुड टच दैट पिक्चर, उस पिक्चर को टच नहीं कर सकते, मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकते। किसकी बराबरी? ऑफ अ मदर्स टेंडरनेस, एक माता का लाड़ प्यार। कौन सी माता? ये रेफ्यूजी कैंप वाली। राइट। तो एक्चुअली इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये जो रेफ्यूजी कैंप की माता है उसका जो लाड़ प्यार है उसको मैडोना और उसका बच्चा बराबरी करना तो दूर की बात है, टच भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? कवि की नजरों में फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें जो लाड़ प्यार है उससे ज्यादा महत्व इस लाड़ प्यार को है, इस मदर के प्यार को ज्यादा महत्व है। और वो क्यों है वो आपको नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा। तो आपको पहले ही समझना होगा कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। देखिए आपके सामने कौन है? मैडोना है और उसका चाइल्ड है, मतलब ये यीशु क्रिस्त है, ये उनकी माता है। ठीक है। अब ये जो पिक्चर है ये रहा, इसकी तुलना हमें किसके साथ करनी है? इसकी तुलना हमें इनके साथ करनी है। राइट। ये कौन है? रेफ्यूजी कैंप की माता और उसका बेटा। और पहली इमेज में कौन था? मैडोना और उनका बेटा। और कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैडोना और उनका बेटा जो लाड़ प्यार कर रही है अपनी माता, अपने बेटे से, अपने यीशु ख्रिस्त से, वो लोग इस इमेज को टच भी नहीं कर सकते, मतलब इसकी बराबरी में वो कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? उसका कारण यह है, फॉर का मतलब होता है बिकॉज, कारण। अ सन, एक बेटा, शी, ये शी कौन है? मदर। कौन सी मदर? रेफ्यूजी कैंप की मदर। सुन वुड हैव टू फॉरगेट, सुन यानी थोड़ी ही देर में। इस बेटे को ये माता भूलने वाली है। क्या करने वाली है? फॉरगेट, भूलने वाली है। अब आपको यहां पे समझना होगा,
माता अपने बेटे को भूलने वाली है, इसका मतलब माता को कंफर्म पता है कि उसका बेटा थोड़े ही दिनों में मृत्यु को पाने वाला है। तो देखिए, जब माता को यह पता है कि उसके बेटे की मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो अपने बेटे से प्यार कर रही है, अपने लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं है, इसीलिए कवि ने लिखा है कि इस माता का जो लाड़ प्यार है, जिसको पता है कि उसके बेटे का मृत्यु होने वाला है, फिर भी वो लाड़ प्यार कर रही है, तो इसके इमेज को, इसके पिक्चर को मैडोना और उसका चाइल्ड टच भी नहीं कर सकता। मतलब इस माता के प्रेम के सामने मैडोना का प्यार कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस माता को पता है कि उसके बेटे की मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो अपने बेटे को प्यार कर रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेफ्यूजी कैंप का वातावरण कैसा है। नेक्स्ट लाइंस में कवि ने रेफ्यूजी कैंप का, वहां की जो परिस्थिति है उसका वर्णन किया है। द एयर वॉज हैवी, एयर यानी हवा, हैवी है मतलब हवा भरी हुई है, विथ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का मतलब यहां पे हमें लेना होगा दुर्गंध, खराब स्मेल, बैड स्मेल। सो हवा जो है वो बैड स्मेल से भरी हुई है। अब डायरिया, डायरिया क्या होता है? डायरिया एक बीमारी है, दस्त है, जो खास करके छोटे बच्चों में देखी जाती है। खराब पानी, खराब खाना, खराब हवा, इसकी वजह से छोटे बच्चों में दस्त की बीमारी होती है, जिसे कहा जाता है डायरिया। तो हवा जो है इसकी वजह से बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। अब अनवॉश्ड चिल्ड्रन, अनवॉश्ड चिल्ड्रन यानी जो रेफ्यूजी कैंप में बच्चे हैं, राइट, वो अनवॉश्ड है, मतलब वो धुले हुए नहीं है, मतलब पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों ने नहाया नहीं है, कई दिनों से बच्चों ने नहाया नहीं है, राइट, डायरिया की बीमारी से वो पीड़ित है। इसकी वजह से वहां की जो हवा है वो दुर्गंध से भरी हुई है। तो इस तरीके की हालत रेफ्यूजी कैंप की है। ना पानी की व्यवस्था है, हर तरफ गंदगी है, इसलिए हवा जो है इस तरीके से भरी हुई है। विथ वॉश आउट रिब्स, अब देखिए यहाँ पे हमें समझना होगा रिब्स क्या होता है। रिब्स यानी पसलियां, जैसे हम बोलते हैं ना हड्डी पसली, राइट, तो पसली जो होती है उसे रिब्स कहा जाता है। रिब्स कैसी है? वॉश आउट है, वॉश आउट हो जाना यानी धुल जाना, मतलब शरीर इतना पतला हो गया है कि हड्डियों के अलावा पसलियां तक धुल गई है, पसलियां भी इतनी बाहर आ गई है कि आप उनको देख सकते हो। कहने का मतलब बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन है, इसलिए बच्चों की पसलियां तक दिखने लगी है। एंड ड्राइड अप बॉटम्स, और उनके शरीर का जो बॉटम है, तल है, वो ड्राई हो चुका है। पेट पूरे तरीके से सूख चुका है, खाना नहीं है, कुपोषण के शिकार हो रहे बच्चे। ड्राइड अप बॉटम्स, ड्राई अप हो जाना यानी सूख जाना, बॉटम सूख चुके हैं मतलब क्या कि उनकी पसलियां, हड्डियां, सब कुछ सूख चुका है। स्ट्रगलिंग, और ये बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इन लेबर स्टेप्स, जो मजदूर है वहां पे उनके बच्चे स्टेप्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब जीने की कोशिश कर रहे हैं। बिहाइंड ब्लोन एम्प्टी बेलीज, और इनकी जो बेली है, बेली क्या होता है? पेट, और पेट क्या हो चुका है? एम्प्टी हो चुका है, यानी खाली हो चुका है, राइट, इस तरीके से। मतलब एक अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेट उनका बिल्कुल ही खाली है। अब देखिए दोस्तों, जब परिस्थिति इतनी खराब है तो वहां पर एक करुण, दया पात्र दृश्य देखने को मिलता है, और वो ये है मोस्ट मदर्स धियर, धियर यानी वहां पर, यानी रेफ्यूजी कैंप में जो ज्यादातर माताएं हैं उन्होंने क्या किया? हैड लॉन्ग सीज, सीज करना यानी स्टॉप करना, बंद करना, बड़े लंबे समय से उन्होंने बंद कर दिया। टू केयर, अपने बच्चों की केयर करना,
कुछ माताओं ने, ज्यादातर माताओं ने लंबे समय से बंद कर दिया। इसका मतलब माताओं को पता है कि बच्चों की मृत्यु होने वाली है और ज्यादातर माताओं ने अपने बेटों की केयर करना जो है वो सीज कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन आगे लिखा है बट, परंतु नॉट दिस वन, इस माता ने नहीं किया। ये कौन सी माता है? जिसको हमने मैडोना के साथ कंपेयर किया, वो माता। उस माता ने अपने बेटे को, देखिए लिखा है बट, परंतु नॉट दिस वन, इस माता ने ऐसा नहीं किया। भले ही अन्य माताओं ने अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ दिया हो, बंद कर दिया हो, कंफर्म पता है बच्चे मरने वाले हैं, लेकिन इस माता ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इस माता का महत्व, इस माता की तुलना मैडोना से भी बेहतर है। ये देखिए, इस माता ने अपने बच्चे को प्यार करना चालू रखा है, भले ही उसे पता है कि बेटे की मृत्यु होने वाली है, बेटे की मृत्यु कंफर्म है। शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल। अब आपको तो स्माइल का मीनिंग पता है, राइट? लेकिन स्माइल कैसी है? घोस्ट है। घोस्ट क्या होता है? घोस्ट का डिक्शनरी मीनिंग होता है भूत, प्रेत, लेकिन यहां पे हमें घोस्ट का मतलब लेना होगा डर। देखिए उसके चेहरे पे स्माइल तो है, लेकिन वो स्माइल जो है वो घोस्ट है, डर वाली स्माइल है। इसका मतलब कंफर्म पता है कि भले वो चेहरे पे स्माइल दे रही है, बट कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी है कि उसके बेटे की मृत्यु होने ही वाली है। शी हेल्ड अ घोस्ट स्माइल बिटवीन हर टिथ, उसके जो दांत है उन दांतों के बीच एक डरावनी सी स्माइल है। मतलब स्माइल तो है लेकिन साथ साथ में डर भी है, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु होने वाली है। एंड इन हर आईज, उसके आंखों में क्या है? द घोस्ट ऑफ मदर्स प्राइड। एक माता को अपने बच्चों के ऊपर जो गर्व होता है, वो गर्व भी उसके अंदर है, बट उसमें भी घोस्ट यानी डर है। कहने का मतलब चेहरे पे स्माइल है लेकिन साथ साथ में डर है। उसकी आंखों में बच्चों के लिए प्राइड है, गर्व है, गौरव है, लेकिन साथ ही साथ में डर भी है। और ये डर का कारण है कि उसे पता है बच्चे की मृत्यु होना संभव है, फिक्स है। एज शी कॉम्ब, कॉम्ब करना यानी जो सर के बाल है उनको कंघी करना। द रस्ट कलर्ड हेयर, रस्ट कलर्ड यानी रस्ट होना यानी जंग लगना। मतलब ये जो बाल है बच्चे के सर के ऊपर, कई दिनों से इन बालों को धोया नहीं होगा, कई दिनों से उसमें तेल नहीं लगा होगा, इसलिए उनका कलर जो है वो किसी जंग लगी चीज की तरह हो गया है, रस्ट कलर्ड हेयर। लेफ्ट ऑन हिज स्कल, स्कल यानी खोपड़ी, उसकी खोपड़ी पे जो थोड़े बहुत बाल है बचे हैं, लेफ्ट है, लेफ्ट होना यानी बचना, रस्ट कलर्ड, वो थोड़े वो बचे हुए बालों को मदर जो है वो कॉम कर रही है, उनको कंघी कर रही है। ये माता की प्यार है, राइट? एंड देन सिंगिंग इन हर आईज, और वो आंखों ही आंखों में गाना भी गा रही है। अब आप कहेंगे कि सर आंखों ही आंखों में गाना गाना? माँ अपने बेटे को लाड़ प्यार करते समय गाना तो गाना चाहती है, बट वहाँ का माहौल इतना खराब है, इतना दुखी है कि वो स्पष्ट तरीके से अपने आवाज में गाना नहीं गा सकती, बस उस गाने को वो अपनी आंखों से प्रतीत करना चाहती है। इसलिए लिखा है कि सिंगिंग इन हर आईज। बिगेन केयरफुली टू पार्ट इट, और बड़ी केयरफुली तरीके से वो अपने बच्चे के जो बाल है उनको पार्ट कर रही है। पार्ट करना यानी एक तरफ करना, अलग करना, राइट? सही तरीके से उसको कॉम्बिंग करना, पार्ट करना है। कुछ बाल इस तरफ, कुछ बाल इस तरफ, इस तरीके से उनको सेपरेट करना, अलग करना, बड़े केयरफुली। मतलब हालात चाहे जितने खराब हो, माता के प्यार में, माता के बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इस तरीके से बालों को वो पार्ट कर रही है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे फिर से एक दूसरा कंपैरिजन आया है। कंपैरिजन आया है मतलब तुलना आई है। यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या कहना चाहती है कि सर हमारे सामने जो सीन रखा है वो रेफ्यूजी कैंप का सीन है, और सोचिए यही माता और यही बेटा अगर रेफ्यूजी कैंप में नहीं होते तो इनकी जीवन, इनकी लाइफ कुछ अलग होती, है ना? तो यहाँ पे
वो जो अलग सामान्य लाइफ है उसको और रेफ्यूजी कैंप की जो लाइफ है उसको कंपेयर किया गया है। देखो कैसे, इन अनदर लाइफ यानी दूसरा जीवन यानी कौन सा जीवन? सामान्य जीवन। पोएम में हमारे सामने जो जीवन रखा है वो कौन सा जीवन है? रेफ्यूजी कैंप का जीवन है। और दूसरा जीवन यानी सामान्य जीवन, हमारे जैसे लोगों का जीवन। दिस वुड हैव बीन अ लिटल डेली एक्ट। अगर हमारे जैसा सामान्य जीवन होता तो ये जो है ये लिटल डेली एक्ट होता, छोटा सा रोज का काम होता, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, जिसका कोई परिणाम नहीं होता। मतलब अगर हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ होती तो बच्चे को प्यार करना, उसके बालों को कंघी करना, ये एकदम नॉर्मल सा काम होता जिसका कोई परिणाम नहीं आने वाला था, राइट? बिफोर हिज ब्रेकफास्ट एंड स्कूल। नॉर्मल लाइफ में जब बच्चा नाश्ता करता है, स्कूल में जाता है, इसके पहले माता उसके बालों को अच्छे से कॉम्बिंग करके देती है, अच्छे से उसके बाल पार्ट करके देती है। ऐसा सब कुछ एक लिटल होता, नॉर्मल होता। कब? अनदर लाइफ में। लेकिन इस लाइफ में ऐसा नहीं है। इस लाइफ में यहाँ पर मदर जो बेटे के बालों को कंघी कर रही है, कहीं ना कहीं उसे ये पता है कि ये उसका आखिरी प्यार ना हो। मतलब उसे पता है कि उसके बेटे की मृत्यु होने वाली है, इसलिए सभी कहना चाहते हैं कि ये दूसरी लाइफ अगर होती तो एकदम लिटल डेली एक्ट होता जिसको कोई ध्यान में नहीं लेता। इस तरीके से सारे घर के लोग नाश्ता कर रहे होते और हंसी खुशी से अपने बच्चों के साथ रहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, वापस आएंगे। बट रेफ्यूजी कैंप वाली मदर को क्या पता है कि कुछ दिनों में, थोड़े ही समय में उसके बेटे का मृत्यु होना कंफर्म है, राइट? नाउ शी डिड इट। अब वो कर रही है, मतलब माता अपने बेटे को प्यार कर रही है, उसके बालों को संवार रही है। लाइक किसकी तरह? पुटिंग फ्लावर्स ऑन अ टाइनी ग्रेव। मतलब वो अपने बेटे के बालों को इस तरीके से कंघी कर रही है जाने कि वो ग्रेव यानी कबर, टाइनी का मतलब होता है छोटा, जैसे कि वो किसी छोटी सी कबर के ऊपर क्या रख रही हो? फूल रख रही हो। मतलब कबर के ऊपर फूल रखना यानी माता को पता है कि बेटे की मृत्यु निश्चित है। सो वो इस अंदाज में बेटे के बालों को कंघी कर रही है मानो किसी छोटी सी कबर के ऊपर वो फूल रख रही हो, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु निश्चित है। ये माता जानती है, और ये जानते हुए भी माता अपने बेटे से बेतहाशा प्रेम करती है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है।